हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से उठने की उम्मीद जिंदा रखो। जी हाँ दोस्तों, आज आपके बीच में है आज एक बहुत ही स्पेशल पर्सन, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि एआर के एक वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सफ़र जो है एआर के एक छोटे से बेच से शुरू किया और आज सफ़र इनका पहुंच चुका है जयपुर रामबाग सर्किल आरबीआई बैंक के ऑफिस में जाकर के, क्योंकि इन्होंने मेहनत जो शुरू की थी वो एक बिल्कुल बेसिक से शुरू की और इन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी स्पेशली बैंक को लेकर के। और जो सपने इन्होंने देखे थे, जो सपने इन्होंने टारगेट जो इन्होंने डिसाइड किए थे, वो टारगेट आज इन्होंने अचीव किया, प्राप्त किया। और जी हाँ, आपके सामने है लोकेश मिश्रा, जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेहनत के बल पर हर एक डे इन्होंने अपना 100% दे करके और ये पोस्ट हासिल की। और आज हम जानेंगे लोकेश मिश्रा से इनका सफ़र, इनका स्ट्रगल और इन्होंने कैसे इस जॉब को हासिल किया, कैसे ये आरबीआई बैंक के सफ़र तक पहुँचे, क्या स्ट्रेटेजी थी इनकी, क्या रणनीतियाँ इन्होंने बनाई, क्या मास्टर प्लान इनके दिमाग में था, किस प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को इन्होंने किस तरह से ट्रीट किया और इस पोस्ट को हासिल किया। तो आपके बीच में है लोकेश मिश्रा। जी हाँ, आज मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको, लोकेश मिश्रा। थैंक यू सो मच अजय सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं अजय सर एंड रंजीत सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आके कुछ बोलने का। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद में मैथ जो मेरी हमेशा से स्ट्रेंथ रही थी, उस वजह से मैंने बैंकिंग सेक्टर चूज़ किया। एआर कॉम्पिटिशन क्लासेस से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और अजय सर और रंजीत सर ने मेरे मैथ के और इंग्लिश के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दिए। उसके बाद कुछ ऑफलाइन क्लासेज के साथ साथ मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी मैं देने लग गया। और उसके बाद कोर्स कंप्लीट हुए बाद में बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए मैं प्रिपरेशन करने लग गया। प्रीम्स के लिए मैंने क्विज वगैरह और मॉक वगैरह देने स्टार्ट किए और मैथ और इंग्लिश के लिए जो मेरा बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने की वजह से मुझे क्विज से हेल्प मिली और प्रैक्टिस करते करते मुझे सब क्विज में अच्छे मार्क्स आने लग गए, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला प्री की एग्जामिनेशन से पहले। रीजनिंग के लिए मैंने कुछ यूट्यूब्स की क्लासें वगैरह भी ली और उससे मुझे थोड़ा हेल्प मिली और तीनों सब्जेक्ट अच्छे हुए बाद में मैंने फर्स्ट टाइम पे एसबीआई क्लर्क की प्रीम्स क्लियर कर ली। ओके, तो मतलब आपकी लाइफ का सबसे पहला एग्जाम एसबीआई क्लर्क प्री था? बैंकिंग का सबसे पहला एग्जाम एसबीआई का सबसे पहला। तो क्या मिला आपको, सफलता मिली, असफलता मिली उसमें? फर्स्ट एग्जाम में मेरे प्रीम्स क्लियर हो गई थी बैंकिंग में। क्या बात है, वेरी गुड। पहले चांस में आपने प्री पास कर लिया, वेरी गुड। उसके बाद में आप बताइए क्या हुआ आपने? एंड उसके बाद में मैं प्रीम्स के लिए इतना श्योर नहीं था कि मेरी प्रीम्स क्लियर हो गई, क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट किए थोड़ा ही टाइम हुआ था। तो उस वजह से मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाया, 17 दिन का ही टाइम मिल पाया था, उस वजह से मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया। तब मुझे जनरल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस पता चली एंड उसके बाद में एलआईसी और अदर एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन करने लग गया। एलआईसी असिस्टेंट की एग्ज़ाम में मेंस में मेरे 142 मार्क्स आए थे और सेक्शनल में मैं 1 मार्क्स से रह गया था। सेक्शनल कट ऑफ करने का मतलब क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी 2019 में आई थी, नवंबर या दिसंबर में। उसका फॉर्म मैंने फिल किया और उसकी प्रीम्स क्लियर हुए बाद में। उसकी जो मेंस थी वो मार्च में होने वाली थी, पर वो कोविड की वजह से पोस्टपोन होकर नवंबर में हो गई थी। तो लॉकडाउन में जितना भी टाइम मिला उसका मैंने यूटिलाइज किया और अच्छे से हमने सारी स्ट्रेंथ्स को और अच्छा किया और वीकनेस कवर की। आपने लॉकडाउन का पूरा पॉजिटिव यूज़ किया। ज़्यादातर हमने ये देखा कि लॉकडाउन के दौरान लोग केयरलेस हो गए थे, लापरवाह हो गए थे। स्टूडेंट्स, युवा लोग ज़्यादातर पबजी में डूब गए थे। कोई पबजी में डूब रहा है, कोई कहाँ डूब रहा है, सब मतलब कहीं ना कहीं ये देखा गया था। लेकिन इन्होंने ये, दोस्तों आपको ये बात सीखने को मिलती है कि टाइम कितना वैल्यूएबल है, मतलब आपको टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। तो इन्होंने उस लॉकडाउन में उस टाइम का पूरा भरपूर यूज किया और उन्होंने पूरी जी जान लगा दी, मेहनत की। मतलब देखिए आगे आप इन्हीं से सुन लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी लोकेश आगे। और जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी हर 2 साल में एक बार ही निकलती है। बिल्कुल। तो सर वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जी की प्रीम्स की जो कट ऑफ थी वो 95 प्लस गई थी। तो अब जब प्रीम्स क्लियर कट ऑफ क्लियर करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है और ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी में वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो उस वजह से मैंने पूरे लॉकडाउन में अच्छे से स्टडी की, सर अपनी वीकनेस को कवर किया और जनरल अवेयरनेस सेक्शन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया।
और मैं सभी स्टूडेंट्स ये भी बोलना चाहूँगा कि जीए वगैरह कभी भी एक सोर्स से ना पढ़ें, 2 या 3 सोर्स कम से कम होने चाहिए। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस वगैरह भी लीजिए, क्योंकि एक सोर्स से कभी भी आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं पूरा। और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयर्स ऐसा सेक्शन है जो अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट देता है, क्योंकि आप जब एग्जाम में आगे जाएंगे आप नोटिस करेंगे मेंस में, तो मेंस में ट्रेंड रहता है कि मैथ प्लस रीजनिंग में जितने मार्क्स आते हैं बच्चों के, सबके उतने ही मार्क्स आते हैं, 1-2 नंबर ऊपर 1-2 नंबर कम। और जो सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश पे और जीए पे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए वो तभी हो सकती है जब आपकी मैथ, रीजनल, इंग्लिश के बेस मजबूत हो, आप डेली उनकी क्विज वगैरह दे रहे हो और वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका हो, उसके बाद आप जीए पे फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैं लोकेश आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई भी स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कितना बड़ा रोल होता है उसके लिए, प्री एग्ज़ाम के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए, मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्या स्टडी है? जैसा कि आपने क्लासेस ली, यहाँ पर हमारे ऑफलाइन बेचेज में आपने क्लास ली, आपने बेस तैयार किया, आपने प्रॉपर नोट्स तैयार किए, और फिर भी आपको क्या अलग से और मेहनत करना पड़ेगा? ऐसा आपको लगा कि आपको और भी एक्स्ट्रा करना चाहिए? और बच्चों के पास में आपको क्या करना चाहिए कि जैसे मान के चलो कि कोई बैंकिंग सेक्टर के बच्चे तैयारी कर रहे हो, तो उनको मैथ और रीजनिंग में क्या चीज़ ज़्यादा पढ़नी चाहिए? या फिर मैं ये भी बोलूँ आपको कि कितना उनको मैथ रीजनिंग में टाइम देना चाहिए? क्या स्टडी हो सकता है मैथ रीजनिंग का स्पेशली, वो आप एक बार बच्चों को ज़रूर बताएं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके बेसिक चीज़ें कंप्लीट है, इवन इंग्लिश में आपके ग्रामर्स के रूल्स अच्छे तरीके से, मैथ के आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, इवन रीजनिंग में भी आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर है, तो क्यूज और मॉक से आप उसको परफेक्शन तक ले जा सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सारा कंटेंट आजकल ऑनलाइन मिल जाता है प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक अड्डा, 247 की क्यूज वगैरह वो अच्छे लेवल की होती है, इवन मॉक्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, और उससे जो आपको बेनिफिट मिलता है सर, अदर चीज़ें आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है फिर। तो मतलब ये आपको ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखेगा, कि जितना आप ज़्यादा हो सकता है वो प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों मैं प्रैक्टिस से आप सभी को एक बात बता दूं कि अब की बार 2021 से जो हमने सेशन स्टार्ट किया है स्पेशली नया, उसमें हमने जैसा कि आपको पता है ही कि बैंक के सेपरेट बेचेज हमने शुरू कर दिए। जैसा मैं लोकेश के बारे में बताऊँ तो लोकेश एक ऐसे बेच के स्टूडेंट थे जिसमें बैंक और एसएससी कंबाइन बेच था। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ लोकेश? यस सर, बिल्कुल सही है। तो बैंक और एसएससी कंबाइन बेच था, मतलब ये आप दोस्तों ये देखिए कि इन्होंने कंबाइन बेच में पढ़ते हुए और बैंकिंग तक का सफर पूरा किया, इन्होंने बैंकिंग की पोस्ट ली। तो अब ये मान के चलिए कि जब हमने बैंक का सेपरेट बेच कर दिया है तो हम कितनी मेहनत बैंक वाले स्टूडेंट के साथ में कर सकते हैं उनको, क्योंकि उनके पास में एक सिंगल ऑप्शन हम लेकर के चल रहे हैं कि केवल आपको बैंक के ही प्रिपरेशन करना है। चलिए ये तो बहुत ही बातें हो गई इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आज लोकेश से करने वाले हैं उनके इस जर्नी को लेकर के। तो पहला तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि चलो आपने आरबीआई बैंक आपने पोस्ट ले ली, आप ज्वाइन कर चुके हो, तो अब आपको बैंक में लगने के बाद में जब आप तैयारी कर रहे थे तब स्ट्रगल टाइम था, और आज आप जॉब लग गए हो, तो आपको कैसा अंदर से महसूस हो रहा है? फीलिंग आपको कैसी लग रही है? और घर पे कैसा क्या माहौल है आपको ये देख करके कि सब लोग कितने खुश हैं आपको लेकर के, मतलब आपको खुद को कितनी खुशी मिल रही है, वो आप एक बार बच्चों को बताइए थोड़ा सा। प्रिपरेशन के टाइम आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि सिलेक्शन कैसे लेना है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना है। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा लर्निंग्स, कि आप जो चीज़ें सीख रहे हैं आप डेली बेसिस पे उनको सीखें, हर चीज़ आप कवर करें। और इतना ही बोलना चाहूँगा कि सिलेक्शन के बाद कुछ लाइफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, बट आपकी फैमिली का स्टेटस, बैकग्राउंड और आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत सी चीज़ें में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो और आने वाली जनरेशन उसको फॉलो करती है। क्योंकि आज के टाइम पे किसी को आप लेक्चर से इतना इंस्पायर नहीं कर सकते जितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, खुद वो चीज़ करके एग्जाम्पल सेट करके आप इंस्पायर कर सकते हो। और फैमिली में सब खुश है, और फैमिली के लिए बोलना चाहूँगा कि शायद आई हैव बेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। जितना उन लोगों ने सपोर्ट किया तो मेरा पे बैक टाइम था, मुझे वापस उनको देना था, और शायद मैं उतना तो नहीं लेकिन जितना मुझसे हो सका मैं उनको वापस दे पाया हूँ। और फैमिली में सब खुश है, और एक एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, आपकी एक लाइफ में स्टेटस बदल जाता है। बिल्कुल। तो चलिए बहुत बिल्कुल सही कहा आपने कि लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, जो आप पहले थे वो नहीं रहते हैं। देखो लाइफ में चेंजेस होना ज़रूरी भी है और होता भी है। व्यक्ति आज जैसा है वो कल नहीं रहता है, वक्त के साथ में लाइफ सबकी बदलती है, लेकिन वो उसी की बदलती है जो वास्तव में अपने लाइफ के अपने सपनों को लेकर के और वो बिल्कुल सजग है।
अगर आप उन सपनों को पूरा करने के लिए एक सिंगल टारगेट लेकर के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वास्तव में आप उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और है मेरा, वैसे तो 2 सवाल है, लेकिन पहले ये पूछना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और 1-2 एग्ज़ाम देते हैं और फेल हो जाते हैं। उसके बाद में उनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जो बनी नहीं है, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, मतलब वहीं पर वो छोड़ देते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं या लाइफ बदल लेते हैं। तो पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताइए कि जो 1-2 एग्ज़ाम दे करके और फेल हो जाते हैं और सक्सेस ना ले पाते और वो वहीं रुक जाते हैं, कहने का मतलब चैलेंजेस नहीं ले पाते, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको पढ़ते रहना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, डिमोटिवेट ना हो, उनके बारे में कुछ बताइए लोकेश। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितना बड़ा स्ट्रगल होता है उतनी ही बड़ी सक्सेस होती है। सही कहा आपने, ये बहुत सही बात है। और बैंकिंग सेक्टर के अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से है तो आपको ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखनी होगी कि सिलेक्शन में आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी पड़ेगी इंग्लिश को लेकर, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और रही बात फेलियर्स की, तो फेलियर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आप किसी एग्जाम में फेल होते हो तो आप उसका एनालिसिस करना चाहिए। आपको डिमोटिवेटेड होने से अच्छा है कि आपको अपने और एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए। आपने ये सफ़र, आपने ये जर्नी आपने चूज़ की है, तो इसको सही प्रूफ करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बीच रास्ते में छोड़ देने से आपको कुछ हासिल नहीं होता है। तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें और हार्ड वर्क करें और गाइडेंस ले और मोटिवेटेड रहे। आप मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशन कोट्स पढ़ सकते हैं और अपने सर्स, टीचर्स वगैरह जो भी है उनसे लगातार कनेक्शन में रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट्स की जर्नी देखी है, उनका स्ट्रगल देखा है और उनको फेलियर्स भी देखे हैं। तो वो एक अच्छे तरीके से आपको समझा सकते हैं कि उनको कैसे फेस करना है। ओके सर, चलिए थैंक यू। एक छोटा सा सवाल और था मेरा लोकेश आपसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता ही है काफ़ी कहीं ना कहीं कि सर बैंकिंग सेक्टर और एसएससी सेक्टर अगर हम चॉइस करना चाहें तो देखो दोनों अपनी जगह पर बेस्ट है, कोई कमज़ोर नहीं है, क्योंकि और लेकिन अंतर है क्या, ऐसा क्या कारण है कि बैंकिंग सेक्टर आपने चॉइस किया? आपका औरों का तो छोड़ो, आप अपना बता दीजिए कि आपने बैंकिंग सेक्टर क्यों चॉइस किया है, उसके पीछे क्या रीज़न था, बस इतना सा बता दीजिए आप तो। एसएससी के अंदर जैसे आप जब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह इन सब के पोर्शन आते हैं जो शायद मैंने कभी पढ़े भी नहीं थे। और जब एसएससी की मैं आया था तब उसका एक सीनियरियो शेड्यूल ऐसा बन गया था कि पेपर्स वगैरह काफ़ी डिले होने लग गए थे। जो 2017 वाली वैकेंसी उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, इवन अब 18 वाले के रिजल्ट नहीं आए, तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आने के कारण मैंने बैंकिंग चूज़ किया और मेरी मैथ वगैरह स्ट्रेंथ थी, स्पीड मेरी स्ट्रेंथ थी, तो इसकी वजह से मैंने बैंकिंग सेक्टर को चूज़ किया, क्योंकि रिजल्ट्स फास्ट होते हैं। और आरबीआई के लिए मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आरबीआई आपके ऑप्शंस कभी क्लोज नहीं करता है। इवन अगर आरबीआई में आप सेटल भी हो जाते हैं तो अब अदर प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मिल जाता है, क्योंकि वहाँ 5 डे वीक होता है। तो मेरे लिए ये था कि पहले मैं सेटल होता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ कि कुछ बड़ा किया जा सके तो उसके बाद कर सकते हैं। तो पहले आरबीआई में का फोकस क्लियर किया और उसकी वजह से अब लगने के बाद अब देखते हैं आगे किसकी प्रिपरेशन की जा सके। तो और जैसा कि मैं इस समय एरियंस सभी देख पा रहे हैं, इनको जो एआर में पढ़ के गए हैं, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये आपके लिए स्पेशल रखा गया है कि लोकेश ने हमारे लिए टाइम निकाला और बिल्कुल बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला इन्होंने, और आपके लिए कुछ मोटिवेशन, आपको कुछ टिप्स देने के लिए ये आप हमारे बीच में आए हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप एरियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपके बैचमेट्स थे, जो आपके जूनियर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे जी? स्पेशली बस 2 शब्द आप उनके बारे में बता दीजिए कि क्या होना चाहिए उनके लिए, कितनी उनको मेहनत करनी चाहिए, बस इतना। उन सब के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, जो आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहिए, पर टाइमली हर चीज़ को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार अपन उस चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, पर वो हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का रीज़न ही नहीं बन पाती है। तो इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है और ये इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। और जितनी भी मेहनत आप करोगे, जितना भी आप स्ट्रगल करोगे, उतनी ही मज़ेदार आपकी जीत भी होगी। तो मेहनत करते रहिए, स्मार्ट वर्क करते रहिए और अपडेट रहिए। जो नए सिलेबस, नया पैटर्न आ जाता है कई बार एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया बात बताई कि अपडेट रहना जरूरी है, इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, आपको आत्मचिंतन एनालिसिस आपको करना जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस आज के प्रेजेंट टाइम में अगर आप कोई भी अपडेट जॉब कोई भी वैकेंसी का फॉर्म लगा रहे हो और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल अपडेट रहना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है हर बार एग्जाम्स के पैटर्न चेंज होते रहते हैं और बैंकिंग सेक्टर के तो एग्जाम्स ऐसे जिनके हमेशा पैटर्न चेंज होते हैं। चलिए दोस्तों, हम यही आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, आज के वीडियो को स्टॉप करते हैं। और थैंक यू वेरी मच लोकेश आपका, जो आपने टाइम दिया। और दोस्तों, आप भी यूं ही मेहनत करते रहिए, जैसे इन्होंने हासिल की है जॉब आप भी हासिल कर सकते हो। बस केवल आपको एक मेहनत करने की ज़रूरत है, बस वो अपनी तरफ से पूरा स्ट्रगल और अपना हम 100% दीजिए, पेशेंस रखिए, कभी भी पेशेंस को मत खोइए, अपना धैर्य हमेशा बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी के लिए धन्यवाद।